नमस्कार, पत्रिका प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हरीश पाराशर। आप बेल मुझे मार, ये कहावत तो आपने खूब सुनी होगी और सब इसका मतलब समझते भी हैं, यानी जानबूझकर आफत को न्योता देना। लेकिन इस बार जो है, आप यूं समझिए कि एक बार कोई आफत आपका सामना कर ले, किसी आफत से आपका सामना हो जाए, तो अगर उसको दोबारा न्योतने का काम हो तो इसको क्या कहेंगे? जी हाँ, ठीक समझ रहे हैं आप यही कहेंगे ना, कोरोना मुझे मार। शायद इसी खतरे को भांपते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को यूपी में चुनावी रैलियां रोकने के लिए ही नहीं कहा, बल्कि चुनाव स्थगित करने तक की नसीहत भी दे दी है। ये बात और है कि हमारे जो सत्ताधीश हैं, उनकी जो प्राथमिकता है वो कोरोना से बचाव के जतन करने की कम रहती है, चुनाव करने की ज्यादा रहती है। ये कोरोना का जो ओमिक्रॉन संक्रमण आया है, वो पहले दबे पांव जब आने लगा था तो तमाम सरकारों ने कहा कि नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, हम वैक्सीनेटेड हो गए। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जान है तो जहान है। और पिछले दिनों जिस गति से कोरोना का नया वेरिएंट जो है फैलता दिख रहा है, उसको देखते हुए केंद्र ने भी कहा है राज्यों को कि वो एहतियात बरतें। और जो ही केंद्र के डायरेक्शन आए, उसके बाद कई राज्यों ने अपने यहां सख्त पाबंदियां भी घोषित कर दी। क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन पर शिकंजा कस दिया गया है, नाइट कर्फ्यू तक घोषित कर दिए गए हैं। और राजस्थान में भी हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज दिन भर चिकित्सकों की बैठक ली पहले, और उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लंबी समीक्षा बैठक की। वजह सिर्फ यही थी कि कोरोना का जो प्रसार का खतरा है उससे कैसे निपटा जाए। प्राइम टाइम में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर सरकारें आग लगने पर ही कुआं खोदने में क्यों जुटती है। बात यह भी करेंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के इन निर्देशों पर जो उन्होंने कहा है कि चुनाव को रोका जाना चाहिए, रैलियां रोकी जानी चाहिए, उन पर अमल करना कितना जरूरी है। और ये भी कि क्या कोरोना की तीसरी लहर के खतरे से निपटने के लिए हमारे जो हुक्मरान हैं वो तैयार हैं, और जो चिकित्सक हैं जो जुटे हुए हैं इस काम में, वैक्सीनेशन से लेकर के ट्रीटमेंट तक में, उन लोगों की क्या राय है कि कैसे बचा जाए संक्रमण के खतरे से। चर्चा के लिए जो मौजूद मेहमान हमारे साथ हैं उनका परिचय आपसे कराएं, उसके पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। हमारे राजनीतिक दलों और इनसे जुड़े नेताओं ने न जाने कौन सा सुरक्षा कवच धारण कर रखा है कि कोरोना संक्रमण के प्रसार की तमाम चेतावनियों के बावजूद वोट बैंक में ही सेहत का नुस्खा तलाश रहे हैं। कोर्ट के दिशा निर्देश और चेतावनियां भी नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर रह गई है। फिर आम आदमी की तो बिसात ही क्या, कोरोना की दूसरी लहर के खौफनाक नतीजों का सामना कर चुके देशवासियों के लिए तो दुनिया भर की पाबंदियां समय समय पर थोपने में हमारे ये हुक्मरान पीछे नहीं रहे। लेकिन चुनाव का मौका आते ही न जाने ये सब कौन सी जड़ी बूटी तलाश लेते हैं कि भीड़ को न्योता देकर कोरोना मुझे मार की कहावत को चरितार्थ करते दिखते हैं। कोरोना की भयावह लहरों के बीच चुनाव पहले भी हुए हैं और आगे भी इन्हें रोक दिया जाएगा ऐसा लगता नहीं है। फिर भी जब अदालत कोई बात कहती है तो उसके मायने यही होते हैं कि न्याय का तराजू लेकर बैठे हमारे न्यायाधीशों को राजनीतिक दलों से ज्यादा जनता की फिक्र है। तभी तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग और प्रधानमंत्री से कहा है कि यूपी में चुनावी रैलियों पर न केवल रोक लगाई जाए बल्कि चुनाव टालने पर भी विचार किया जाए। कोर्ट ने ये बात इसलिए भी कही है कि ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा होता ही जा रहा है। 16 राज्यों में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 350 से ज्यादा हो गई है। राजस्थान में भी ओमिक्रॉन संक्रमण बढ़ने के आसार है। कोरोना महामारी के कारण लगातार तीसरे साल क्रिसमस और नए साल के जश्न में खलल पड़ने की आशंका प्रबल हो गई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और पहले से मौजूद डेल्टा ने मिलकर फिर ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि पाबंदियों का नया दौर शुरू हो गया है। दिल्ली सहित कई राज्यों ने इसके जश्न में जमावड़े पर पाबंदी लगा दी है। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और कई प्रदेश ऐसा करने पर विचार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी स्थानीय स्तर पर पाबंदियां लगाने का दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन तक ने कहा है कि किसी एक व्यक्ति की मौत रोकने के लिए जश्न पर पाबंदी लगाई जाती है तो उसे उचित ही माना जाएगा। तमाम चेतावनियों के बीच अच्छी बात सिर्फ ये है कि भारत में 60% आबादी को
कोरोना टीके की दोनों खुराक लग चुकी है। इसीलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार नई लहर के ज्यादा खतरनाक असर की आशंका काफी कम है। देश की ज्यादातर आबादी कोरोना की चपेट में आने के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर लेने या टीके के सुरक्षा घेरे में आ जाने की वजह से पहले के मुकाबले ज्यादा महफूज मानी जा रही है। माना तो ये भी जा रहा है कि ओमिक्रॉन महामारी समाप्त करने वाला वेरिएंट साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तेजी से ये फैल रहा है उतनी ही तेजी से इसकी मारक क्षमता कम हो रही है। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि हो सकता है आने वाले दिनों में ये मात्र सर्दी जुकाम की तरह हमारे बीच स्थायी रूप से रह जाए। ये बात सही है कि कोरोना महामारी ऐसे दौर में पहुंच चुकी है कि ये हमें पहले की तरह डरा नहीं पाएगी। फिर भी जब तक बीमारी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, हमें सावधान तो रहना ही होगा। ये वायरस जिस तरह लगातार रूप बदल रहा है, कहा नहीं जा सकता कि इसका आगामी स्वरूप कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए विशेषज्ञ लगातार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने और टीका लगाने पर जोर दे रहे हैं। कई विकसित देशों ने टीके का बूस्टर डोज शुरू कर दिया है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमारे यहाँ पर भी इस पर कोई निर्णय हो जाएगा। बड़ी चिंता बच्चों को लेकर है। लगातार स्कूलों से बच्चों के संक्रमित होने की खबरें आ रही है। इसलिए बच्चों के टीकाकरण पर अब सरकार को शीघ्र निर्णय करना होगा। ज्यादातर स्कूल खुल चुके हैं, उन्हें फिर से बंद करने की नौबत न आए, ये सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई संभव नहीं है। पिछला 2 साल शिक्षा के लिए अच्छा नहीं गुजरा है, खासकर गरीब और वंचित बच्चों के लिए। संसद की स्थायी समिति ने भी इस बारे में रिपोर्ट दी है, जिससे पता चलता है कि महामारी और लॉकडाउन का स्कूली शिक्षा पर काफी बुरा असर पड़ा है। समाज के डिजिटल बंटवारे को बांटने के लिए संसदीय समिति की सिफारिशों पर अमल होने में कितना समय लगेगा, कहा नहीं जा सकता। ऐसे में भौतिक कक्षाओं का फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। इसलिए जरूरी है महामारी से डरे बगैर सावधानी बरतते हुए हम सामान्य कार्यकलाप जारी रखें। लेकिन जश्न, समारोह या राजनीतिक जमावड़े पर रोक लगाना जरूरी है, क्योंकि संक्रमण बढ़ाने में इनकी भूमिका उत्प्रेरक की होती है, जिसका असर बाद में हमारे जरूरी कामकाज पर पड़ने लगता है। चुनाव आयोग अपनी टीम को जल्द ही उत्तर प्रदेश भेजने की बात कह रहा है, ताकि उच्च न्यायालय के अनुरोध पर जवाब तैयार कर सके। लेकिन चुनावी ढोल नगाड़े बजाने पर उतारू राजनीतिक दलों को सत्ता का मोह रैलियों और चुनाव प्रचार से दूर कर पाएगा, इसकी उम्मीद कम ही है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। देखा आपने, राजनेताओं को सत्ता का मोह है तो हमें फिर अपनी जान का मोह भी होना चाहिए। और वो जान का मोह हम कैसे रख पाएंगे, कैसे हम जान के मोह को रखते हुए एहतियात कर पाएंगे, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा के लिए जिन मेहमानों से जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि आशीष चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है चतुर्वेदी जी। कांग्रेस के प्रतिनिधि अरुण शर्मा जी हमारे साथ हैं, और प्रमुख श्वास रोग विशेषज्ञ और जयपुर में वैक्सीनेशन अभियान की ट्रायल को शुरू करने वाले डॉक्टर मनीष जैन हमारे साथ, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र अग्रवाल जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आप चारों मेहमानों का स्वागत। और सबसे पहले मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि मुद्दा चूंकि लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ है, इसलिए बजाय इसमें कोई राजनीतिक बहसबाजी के हम ये प्रयास करें कि किस तरह से इस विपदा से जो संभावित दिख रही है, जिसकी आपदा का संकेत मिलना चालू हो गया है, उस पर हम चर्चा करें। उम्मीद है हम सब लोग इसी चर्चा के रूप में लेंगे, इसको बहस के रूप में नहीं लेंगे। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास ही आऊंगा, क्योंकि जो भीड़ हमने आपको दिखाई, जिस तरह का जलसा जो राजनीतिक दलों का भी हुआ, संगठनों का भी हुआ, उस संगठन के जलसे में जिस तरह के प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ कोरोना का, उसको देखते हुए कैसा लगता है आपको? जो परिदृश्य नजर आ रहा है, अभी कोरोना के तीसरी लहर की बात की जा रही है, ओमिक्रॉन संक्रमण की बात की जा रही है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, कोविड का जो इन्फेक्शन पूरे संसार में फैला, जिसे हमने पेंडेमिक नाम दिया। पेंडेमिक वो बीमारी होती है जो पूरे संसार में एक साथ फैलती है और बहुत बड़े लेवल पे फैलती है। तो हमने इसका जो बहुत एक विकराल स्वरूप देखा, फर्स्ट वेव देखी हमने, सेकंड वेव में तो उससे भी ज़्यादा दिक्कतें हुई, वो मॉर्टेलिटी और लोगों की इतनी ज़्यादा डेथ्स हुई कि हम सब, हमारे बहुत से फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी हमने खोया हमने। हम थोड़े संभले हमने, और हमने वैक्सीनेशन का रिसर्च स्टार्ट की पूरे संसार में, नई नई दवाइयों की रिसर्च हुई, खोज हुई,
और उसका परिणाम ये रहा, हमने सावधानी भी रखी बिल्कुल और हमारे जो एनजीओज ने, गवर्नमेंट ने और ऑफिसर्स ने, हमारी आम जनता ने, पब्लिक ने मिलकर जो एक कोऑर्डिनेशन किया, उससे उसका परिणाम ये रहा कि हम उस सेकेंड वेव को हम काबू में कर पाए हम उसको जी। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी वायरस है, बैक्टीरिया जब तक पूर्ण रूप से एलिमिनेट नहीं हो जाता, ये पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो जाता एटमॉस्फेयर से, वो अपना स्वरूप चेंज करता है जी। और उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं उसको। जी। तो उसी का एक रूप है ओमिक्रॉन वायरस, जो अपने आप को म्यूटेशन करके आया है और नए रूप में इन्फेक्शन को ये फैला रहा है इस तरह से। और जैसे साउथ अफ्रीका से स्टार्ट हुआ, पूरे संसार में फैल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रैवल रहता है और ये बहुत जो इसका फैलने का तरीका, वो ट्रांसमिशन जो मोड है वो है ड्रॉपलेट्स, खांसने से, छींकने से, टच करने से। तो इसका जो इन्फेक्शन सोर्स इस तरह से है, तो ये बहुत तेज़ी से फैलता है। ये भारत देश में अभी तक 300-350 के आसपास जो इन्फेक्शन के पेशेंट्स आए हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि अभी क्रिसमस भी कल है और न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी होने वाला है, तो हमको डरते ना हो, लेकिन समझने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी जी। क्योंकि हम थर्ड वेव अगर आ जाती है, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि कितनी सीवियरिटी रहेगी इसकी, बिल्कुल, और ऑक्सीजन लेवल का क्या स्टेटस रहेगा, फेफड़ों में कितना इन्फेक्शन करेगा। हालांकि अभी जो कुछ पेशेंट्स हमने देखे हैं तो उनमें हमने पाया है कि उतना सीवियरिटी से नहीं रहा, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इन्फेक्शन किस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में हो रहा है। कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई वृद्ध आदमी है, वृद्ध जन है, उनको इन्फेक्शन बहुत सीवियरिटी रूप में फैल सकता है, उनको जो विकराल रूप धारण कर सकता है और उनको वही इन्फेक्शन हो सकता है जो पहले हम। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने पूरी तस्वीर बताई एक तरह से प्रारंभिक रूप से, और इसी बिना पर, इसी सारी तस्वीर के परिप्रेक्ष्य में हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। मैं आऊंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि आशीष जी के पास। आशीष जी, हाईकोर्ट ने कहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, कि चुनावी रैलियां और चुनाव यहां तक की स्थगित कर दिए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री को कहा उन्होंने, चुनाव आयोग को कहा है। क्या अब ये वक्त नहीं आ गया जब इस दिशा में लोगों को, तमाम राजनीतिक दलों को, आपको भी, कांग्रेस को भी विचार करना चाहिए कि रैलियों के बजाय जनता की सेहत की तरफ ध्यान देना चाहिए? क्या कहेंगे? देखिए हरीश जी, कल प्रधानमंत्री जी ने ओमिक्रॉन को लेकर के एक बहुत ही उच्च स्तरीय बैठक की थी जी। और अगर हम देश की बात करें तो आज देश में 358 ओमिक्रॉन के केसेस हैं और वर्ल्ड में अगर हम देखें तो 1 लाख से ऊपर 108 देशों में इसके केसेस आ चुके हैं जी। और आज दिन में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको लेकर के एक बहुत ही डिटेल में प्रेस ब्रीफिंग की है। आप देखिए, उन्होंने जो भारत की स्थिति उसको भी बताया है। हरीश जी, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि जब वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ था तब भारत की क्षमता को लेकर के बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए थे कि इतना बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव हम कैसे चला पाएंगे। आप देखिए, आज 141 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोजेस लग चुकी हैं और जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसकी 61% लोगों को फुली वैक्सीनेशन हो गया है और 89% लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक डोज से सुरक्षित हैं। तो मुझे लगता है भारत के लिए एक बहुत असाधारण सी उपलब्धि है जो हमने हासिल की है जी। और जहां तक देखिए आज प्रेस ब्रीफिंग की थी और जैसा भी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो सेकंड वेव आई थी उसके अंदर ऑक्सीजन की काफी किल्लत हो गई थी। आप देखिए फर्स्ट वेव में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी और सेकंड वेव के अंदर जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो गई थी। बिल्कुल। आज देश 18,800 मैट्रिक टन ऑक्सीजन जो है इसके लिए देश ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है। नहीं, पर जो देखिए आशीष जी, जो मेरा मूल सवाल था उससे तो आप डाइवर्ट हो रहे हैं। मैंने तो हाईकोर्ट के फैसले के संदर्भ में, हाईकोर्ट की डायरेक्शन कहूंगा उसको मैं, डायरेक्शन के संदर्भ में आपसे पूछा था। सरकार ने क्या किया ये तो सबको पता है। मैं उस विषय पे जानना चाहता हूँ कि राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में आपका मत क्या है? अगर देखिए माननीय न्यायालय ने, हरीश जी, माननीय न्यायालय ने अगर कोई टिप्पणी की है तो सरकार में बैठे हुए लोग उसको गंभीरता से लेंगे और उस पर विचार करेंगे। लेकिन होता क्या है, देखिए हरीश जी, अभी जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तराखंड में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, गोवा में चुनाव है, मणिपुर में चुनाव है। यहाँ पे 4 जगह हमारी सरकारें हैं। अगर सपोज किसी कारण से ऐसा तय होता है कि चुनाव नहीं करवाने हैं तो आप मतलब मुझे बताइए कि वो जो रिएक्शन आएगा कि साहब किसी तरह से केंद्र सरकार जो है चुनाव टालने की कोशिश कर रही है और वो तो आ गया, वो रिएक्शन तो आ गया जो है, वो तो मैं बताऊंगा आपको कि रिएक्शन कहां से आया है। आज ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस फैसले का, इस निर्देश का राजनीतिक मकसद भी हो सकता है। हालांकि उन्होंने खुले तौर पे नहीं कहा, लेकिन आज जो विषय थी उन्होंने जो वही कह रहा हूं आपको हरीश जी, मैं वही कह रहा हूं। तो हमें बेसिकली क्या है, सब चीजों को देखना पड़ेगा। अभी देखिए भारत आज की स्थिति की अगर हम बात करें वर्तमान में, तो देखिए आज भारत बहुत संभली हुई स्थिति में है, लेकिन फिर भी हमको सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। आप देखिए इसका ट्रांसमिशन रेट बहुत ज्यादा है। भारत में अभी डेली अगर हम बात करें जी तो 8,000 करीब केस आ रहे हैं, लेकिन अगर हम यूरोप की बात करें
यूके की बात करें, वहां पे 1.25 लाख केसेस आ रहे हैं, बिल्कुल। रशिया में 40,000 केसेस आ रहे हैं, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर 80-80 हजार केसेस आ रहे हैं, यूएस के अंदर 2.25-2.5 लाख केसेस डेली आ रहे हैं। तो भारत आज बहुत संभली हुई स्थिति में है। मुझे लगता है कि देश अलर्ट है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश ने जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, उसके हिसाब से अगर हम आईसीयू बेड्स की बात करें, चाहे ऑक्सीजन बेड्स की बात करें, चाहे वेंटिलेटर्स की बात करें, चाहे जो पेडियाट्रिक बेड्स की बात करें, भारत आज पूरी तरह से इसको झेलने के लिए तैयार है। चलिए, आपकी तरफ से इसका मतलब यह है कि अभी निश्चिंत माना जाए कि फिलहाल कोई खतरा नहीं। डॉक्टर अपनी जगह बात कहते हैं। कांग्रेस प्रतिनिधि अरुण जी के पास आऊंगा। अरुण जी, आज मुख्यमंत्री तक ने ये कहा, मुख्यमंत्री ने विषय के दौरान ये कहा कि हमें सख्ती लानी पड़ेगी, हमने मास्क को अनिवार्य करना पड़ेगा, हमें टीकाकरण को अनिवार्य करना पड़ेगा। तो ये बातें ही बातें हैं, ये अनिवार्य कब होंगी? क्या कोई सचमुच सरकार कोई ठोस कदम लेने का वक्त अब नहीं आ गया? देखिए हरीश जी, ये जो कोरोना का महामारी का मूवमेंट है जी, ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल है और डायनेमिक है। रोज सिचुएशन चेंज होती है। हमने पिछले 2 साल का तजुर्बा देखा है जी। आज हम अगर अपने आप को सोचते हैं कि तुलनात्मक तौर पे हम बहुत सेफ हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। सावधानी तो हटनी ही नहीं चाहिए जी। लेकिन सरकारों से लेके आम आदमी तक हम आदतन लापरवाह हैं। काफी सारा लोड तो हम गोविंद देव जी और गणेश जी पे डाल देते हैं, प्रभु जैसा चाहेंगे वैसा होगा, और अपने सारे प्रयास जो पहली और दूसरी लहर में किए थे, आप देखिए आज की तारीख में हम कंप्लीटली भूले हुए थे उनको। थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए। 200 बारातियों की, 200 लोगों की शादी में छूट दी, अब 2000 पे भी नहीं रुक रहे हैं जो थोड़े सक्षम लोग हैं। रेस्टोरेंट्स का हाल देखिए, आपको वेटिंग में वेट करना पड़ता है। मैं शहर में घूमता रहता हूँ, बाजार की हालत देखिए, मतलब जैसे कल देयर इज नो टुमारो, आज ही सब कुछ करना है, ऐसे लगे हुए हैं लोग। सही कह रहे हैं अरुण जी आप। जब हमारे जनप्रतिनिधि ही अवहेलना करते दिखेंगे ना, तो ये तमाम चीजें होंगी। वक्त अभी ब्रेक का है। इस मुद्दे को लेकर हम फिर हाजिर होंगे, चर्चा को जारी रखेंगे। कहीं नहीं जाइए, बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। चले सर, शॉट रेडी है। एक मिनट तैयार हो अंदर से तुम? सारी लाइन याद है सर। अरे यार, फिर की कुकू शी शू शू। सर वो ठंड थोड़ी ज्यादा है ना? ठंड ज्यादा हो या कम, अंदर पहनो लक्स इन्फर्नो हरदम। एक्शन! लक्स इन्फर्नो अंदर तो सर्द इच्छो मानता। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पहुंच रही है गांव-गांव जीवन धारा निर्मल, जल जीवन मिशन पहुंचाए हर घर नल से जल, हर घर नल से जल, हर घर नल से जल। गुणवत्ता पर्याप्त मात्रा पूरी तरह सुनिश्चित, परिसंपत्ति सारी होती भू टैगिंग से अंकित। वर्षा जल का संचय, भूजल पुनर्भरण जारी है, उपचारित जल के उपयोग की भी अब तैयारी है। संचालन और रखरखाव भी अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि इस महान मिशन में सबकी हिस्सेदारी, हम सबकी हिस्सेदारी। गाँव-गाँव फैला है उजाला, स्वर्णिम हो रहा कल, जल जीवन मिशन पहुंचाए हर घर नल से जल, हर घर नल से जल, हर घर नल से जल। राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। मैं अपनी फेवरेट हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा है चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। चोरी चोरी चुपके दिल में उतरे, स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। पर ये दिल है कि चख रहा है, उन्हीं
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। और चर्चा हम कर रहे हैं संक्रमण के उस खतरे की जिसका अभी अता पता नहीं, जिसका ये मालूम नहीं कि वो कितना भयावह होगा, कितना फैलेगा। लेकिन फिलहाल हम और हमारे राजनीतिक दल दोनों को ये रिलीफ है कि इस संक्रमण का, इस कोरोना के जो ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट आया है उसको लेकर के बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। और हम भी ये कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन संभलने की जरूरत है। हमारे साथ शैलेंद्र अग्रवाल है हमारे साथी। शैलेंद्र जी, आज जो सीएम ने बैठक ली, दिन भर जो बैठक ली, उसमें जो खास मुद्दे उभर के सामने आए उस पर थोड़ा प्रकाश डाले हमारे दर्शकों को बताने के लिए। देखिए, जो उन्होंने एक संकेत तो सीधे तौर पर दिया जी कि हमने अभी रात का कर्फ्यू नहीं हटाया है, जारी है वो। और दूसरी चीज जो उन्होंने कहा कि सख्ती हमको करनी पड़ेगी, लोग संभलें, नहीं तो हमें मजबूर होना पड़ेगा। और ये उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि इसके बारे में जनता को ज्यादा से ज्यादा बताया जाए कि हमको सख्ती करनी पड़ेगी। तो इस पर उनका फोकस था। इसका मतलब दो चीजें हैं, एक तो लोगों में जागरूकता होनी चाहिए इससे बचाव के लिए, और दूसरा सरकार ने भी कह दिया है कि लोग यदि खुद जागरूक नहीं हुए या संभले नहीं तो हमको मजबूरन डंडा चलाना पड़ेगा। लेकिन शैलेंद्र जी, ये भी तो आपने देखा, अरुण जी भी यही बात कर रहे थे। अरुण जी ने भी यही कहा कि हम लोग हद से ज्यादा लापरवाह होते जा रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही तो हमारे उन नुमाइंदों के ऊपर है जो खुद भीड़ जुटाते हैं, खुद भीड़ इकट्ठा करते हैं, रैलियां करते हैं, सभाएं करते हैं, और यहाँ तक कि बिना मास्क के, बिना प्रोटोकॉल के करते हैं। उनको क्या कहेंगे? जयपुर में ये हमने अभी देखा ही है कि इसी महीने दोनों राजनीतिक दलों ने जिस तरह से लोगों को इकट्ठा किया, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई कोरोना कुछ उनका बिगाड़ ही नहीं पाएगा। निश्चित तौर पर हो सकता है उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन जो आम आदमी है, जो बेचारा अपना रोज काम करता है, रोज पैसे कमाता है और उसी से अपना घर का खर्च चलाता है, उन लोगों का क्या होगा ये कभी नहीं सोचा, क्योंकि हमको फिर से लॉकडाउन जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि यदि ये चीजें तेजी से बढ़ी, जैसा कि कहा जा रहा था पहले से, अब एक सुकून की बात यह कि इतना तेजी से नहीं फैल रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन को लेकर ये कहा जा रहा था कि बहुत तेजी से फैलता है। पर शैलेंद्र जी कहते हैं कि जो डेल्टा था उसके मुकाबले 75% ज्यादा इसकी रफ्तार है, ऐसा कहते हैं। लेकिन इसकी जो अभी तक जो देखने में आया है कि इसकी मारक क्षमता कुछ कम है, फैलने की रफ्तार तो तेज है, लेकिन इसका प्रभाव अभी तक बहुत ज्यादा नहीं देखने में आ रहा है, जल्दी स्वस्थ हो रहे हैं। चलिए डॉक्टर साहब से समझेंगे। डॉक्टर संदीप जी, एक चीज और मैं ये कहना चाह रहा था कि ये चीजें आने वाले समय में पता लगेगा कि इसके कितने लॉन्ग टर्म्स पर इफेक्ट रहेंगे और क्या रहेंगे, क्योंकि हमने अभी जो सेकेंड वेव के असर अब तक देख रहे हैं, तो ये चीजें हैं जो जानना। मैं डॉक्टर साहब के पास आऊंगा। डॉक्टर मनीष जी, अमेरिका में 2 लाख संक्रमण के केस पर डे आ रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि उनमें से 75% से ज्यादा जो है ओमिक्रॉन के हैं। यूके में 1 लाख के करीब है, फ्रांस में 70,000 के करीब है, और भारत में अभी ये संतोष की बात है कि हम 7-7.5 हजार के करीब टोटल हमारा फिगर है। लेकिन जब हम बात ये करते हैं कि पब्लिक को, सरकारें कहती है कि पब्लिक जो है लोगों को टोके, लेकिन पब्लिक जब टोकती है तो उसको वो देखती है अपने नेताओं की तरफ। तो उसको कैसे समझाइश की जाए, कैसे जनता को जागृत किया जाए, वो थोड़ा समझाएं हमारे दर्शकों को। एक्चुअली सर, पब्लिक को तो सेल्फ अवेयरनेस जो होती है कि सेल्फ इंड्यूस्ड अवेयरनेस कि हमको खुद को समझना होगा, क्योंकि हमने सर कोविड जो फैला उसका जो वेव लगी और लॉकडाउन हुआ, बिल्कुल उसके हमने जो परिणाम देखे उसमें इकोनॉमिकली कोलैप्स हुआ, सोशियो इकोनॉमिकली कोलैप्स हुआ, पेशेंट साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गए, दहशत में जी रहे हैं, बहुत डर का माहौल है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे बच्चों का एजुकेशन सिस्टम बिगड़ा। पिछले 2 साल में हम बात करते हैं, किसी बच्चे से इंटरव्यू लेते हैं तो उसको पता ही नहीं उसने क्या स्टडी की है। तो हमको एटलीस्ट उनकी तरफ से देखना चाहिए कि हमने झेला, हमारे जो आम जनता, आम पब्लिक है जो प्राइवेट नौकरी करती है या छोटी सर्विस करती है, तो उनका कितना ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ। बच्चों की आपने बात की डॉक्टर साहब, जो बच्चों का वैक्सीनेशन होना चाहिए, हमारे यहाँ तो नहीं है। 100 से ज्यादा कंट्री ऐसे हैं जो 12 साल से बड़े बच्चों को वैक्सीनेशन कर चुके हैं या कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी तो पता ही नहीं है। हमारे यहाँ तो 18 के नीचे सारे बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है, स्कूल भी जाने लग गए हैं।
पब्लिक भी जाने लगे, पेरेंट्स के साथ भी जाने लग गए हैं। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कितना खतरा है? बिल्कुल सर, बच्चों की सुरक्षा को लेने के लिए हमको बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे स्प्रेडर होते हैं। मीन्स कि अगर हो सकता है उनको इन्फेक्शन का इतनी सीवियरिटी से उनको दिक्कत ना आई हो, लेकिन वो इतना जल्दी स्प्रेड करेंगे कि एक बच्चा फैमिली में उसमें 10 मेंबर्स है, वो 10 को बहुत तेजी से स्प्रेड कर देगा उसको। तो बच्चों का वैक्सीनेशन बहुत ही ज़रूरी है। ये अच्छी बात है, अच्छी न्यूज़ है कि हमारे देश में भी 2 ट्रायल हो चुकी है बच्चों की वैक्सीन पे। और शैलेंद्र जी भी एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। शैलेंद्र जी। डॉक्टर साहब, चूंकि आपने ट्रायल जो हुआ था उसमें आप जुड़े रहे हैं, क्या बच्चों की ट्रायल को लेकर के पेरेंट्स के या लोगों के आपके पास ईमेल्स या कुछ इस तरह के संदेश आ रहे हैं? बिल्कुल, हमने जो ट्रायल की उसका जो पूरी हमारी जनता ने आगे बढ़ के उसमें IAS ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस और इतने अच्छे मतलब हमको मतलब उसमें स्वागत किया, और उसके परिणाम मेरा वैक्सीन हमारे पास आ गई और इतने अच्छे वैक्सीनेटेड हो गए। तो बहुत से पेरेंट्स ने मेरे को खुद ने फ़ोन कर करके कि सर इसको इन ट्रायल्स को लेके आइए, पीडियाट्रिक ट्रायल को लेकर आइए। पर ट्रायल का कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे पीडियाट्रिक ट्रायल है तो वो उनको दूसरे सेंटर्स भी किया गया, राजस्थान को सेंटर नहीं मिल पाया, लेकिन 2 कंपनीज की ट्रायल के बाद वो अभी वैक्सीन जल्दी से जल्दी लॉन्च होने वाली है, और अभी इंतजार कर रहे हैं हम कि गवर्नमेंट कब हरी झंडी देती है। उम्मीद करनी चाहिए डॉक्टर साहब कि ये शायद होगा। आशीष जी हमारे साथ हैं। आशीष जी, आज जो दिन भर मीटिंग की सीएम ने अपने चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ, उसपे ये बड़ी बात उभर के आई कि बूस्टर डोज की बहुत ज्यादा जरूरत है, और बूस्टर डोज बिना केंद्र सरकार की अनुमति के लगाना संभव नहीं है, डॉक्टरों ने भी कहा। ऐसे में केंद्र सरकार किसका इंतजार कर रही है? देखिए हरीश जी, बूस्टर डोज कब लगनी है और कब इसको प्रारंभ करना है, मुझे लगता है ये एक राजनीतिक निर्णय नहीं है जी, ये साइंटिफिक निर्णय होगा जिसको कि हमारे हेल्थ एक्सपर्ट तय करेंगे कि जब आपकी एंटीबॉडीज है उसका कितना डिटोरिएशन हो रहा है, और एडिशनल अगर हम 3rd डोज लगाएंगे तो उससे कितना बेनिफिट होगा। बिल्कुल, मुझे लगता है आज जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें राजेश भूषण जी ने दोनों बातें बहुत स्पष्ट रूप से कही है कि जहां तक इसकी लोअरिंग करने की बात है एज की, कि हम 18 से नीचे का वैक्सीनेशन प्रारंभ करें और 3rd डोज दें, ये दोनों निर्णय साइंटिफिक आधार पर लिए जाएंगे। और केंद्र अपने स्तर पर, केंद्र जो साइंटिस्ट है ICMR के हैं और हेल्थ एक्सपर्ट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, ये अपने स्तर पर ट्रायल कर रहे हैं। आशीष जी, ये तो डॉक्टर्स हमेशा कहते आ रहे हैं कि जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। हरीश जी एक मिनट, हरीश जी एक मिनट। हाँ बताइए जी। देखिए हरीश जी, जैसा मैंने आपको कहा कि हम 141 करोड़ वैक्सीन की डोजेज लगा चुके हैं। आपने भी इस तरह की खबरें पढ़ी होगी, राजस्थान के अंदर भी आज वैक्सीन की अगर हम बात करें तो कहीं कोई कमी नहीं है देश में, सरप्लस वैक्सीन स्टेट के अंदर पड़ी हुई है और देश के अंदर बन भी रही है और पड़ी हुई भी है। और भारत ने जो 141 जो वैक्सीन की डोजेज लगाई है उससे सभी प्रदेशों ने, मैं सबकी तारीफ करता हूं, देखिए कि हमने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तो हासिल कर लिया है कि वैक्सीन डोज लगाने का तंत्र हमने एक विकसित कर लिया है। जिस दिन ये साइंटिस्ट ये तय कर देंगे कि हमको 3rd डोज लगानी है, भारत उस क्षमता को हासिल कर चुका है। तो मुझे लगता है इस पे राजनीतिक रूप से बहस होनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, आप देखिए अगर हम राजस्थान की बात करें तो मुख्यमंत्री जी आज बोलते हैं कि हमने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। अभी कल ही जो है यहाँ के हेल्थ जो मिनिस्टर हैं प्रसादी लाल जी मीणा, उनका कहना का था कि साहब बूस्टर डोज की भी आवश्यकता नहीं है, पहले हमको ये इंश्योर करना चाहिए कि हम सभी को 2nd डोज लगवा दें। और सिमिलर जो स्टेटमेंट वो केरला के हेल्थ मिनिस्टर का भी आया है। तो मुझे लगता है अभी हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम किसी तरह से जो लोग अभी तक फुली वैक्सीनेट नहीं हो पाए हैं हम उसको फुली वैक्सीनेट करें। बिल्कुल, चलिए मैं अरुण जी के पास आऊंगा। अरुण जी, ये बात संतोष का विषय है कि हम जो है 1st डोज के मामले में नेशनल एवरेज से करीब करीब आगे हैं। हमारे यहाँ 88% के करीब वैक्सीनेशन 1st डोज का हो चुका है, लेकिन मैं ये भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 2 जिले ऐसे हैं, प्रतापगढ़ और बूंदी, जो जिनको कहा जा सकता है कि अपेक्षाकृत पिछड़े हैं। वो 1st डोज 100% कर रहे हैं और हमारे दूसरे जयपुर जैसे जिले अभी पीछे रहे हैं। तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती, क्योंकि सरकार आपकी है, कि वो निष्क्रिय जो अधिकारी हैं उनको वहां से हटाए, ऐसे लोगों को तैनात करे जो वास्तव में वैक्सीनेशन के काम को रफ्तार दे सके? क्योंकि अभी साफ कहा जा रहा है कि जो जिनके टीका लगा हुआ है वो ही सुरक्षित हैं, और वो भी अपेक्षाकृत सुरक्षित है। बहुत ज्यादा अपने आप को कोरोना कवच नहीं मान ले उसको कि वो बहुत सुरक्षित हो गए। तो ये तो सरकार को करना ही चाहिए ना। हरीश जी, देखिए मुझे पूरा विश्वास है कि कल से ये सभी जो अभियान है, जैसे सभी की ओपिनियन है, मैं मानता हूं इस बात को कि कुछ चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो गई हैं। अब जो नई सिचुएशंस डेवलप हो रही हैं
जी। हालांकि रोज विशेषज्ञ कह रहे हैं इसकी मारक क्षमता काफी कम है, फैलता ज्यादा है, लेकिन चांस लेने की जरूरत नहीं है कोरोना के मामले में कि कौन सा म्यूटेंट कौन सा रूप ले ले हम नहीं जानते। इसलिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि ये जो सेकंड डोज लगनी बाकी है और उसमें सरकार जितनी जिम्मेदार है उससे कहीं ज्यादा जनता में जागरूकता की कमी है। मैं ये पक्का मानता हूं। हम बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं। दुनिया भर के आर्गुमेंट होते हैं। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी कि स्वास्थ्य कर्मी नदी पार करके जा रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं, गांवों में जा रहे हैं, लेकिन वो रेजिस्टेंस आता है उधर से। लेकिन आज तो अरुण जी ये संतोष की बात है कि सरकार ने संकेत दिए हैं। सरकार ने कहा है कि वो वैक्सीनेशन को कंपलसरी कर सकती है, ये साफ कहा आज मुख्यमंत्री ने। और ये भी कहा है कि सख्ती की जाएगी। अगर कोई वैक्सीन नहीं लगाता इसका मतलब वो दूसरों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। ये तमाम चीजें कही है और ये अच्छी बात है कि सरकार को सचमुच सख्ती करनी चाहिए, लेकिन केवल कहना ही नहीं चाहिए, करना भी चाहिए। नहीं, हाई अलर्ट मोड पे है सरकार। आज आपने देखा 2 या 3 मीटिंग मुख्यमंत्री जी ने ली और कल से ये अभियान बहुत गति पकड़ेगा और जन जागरण अभियान भी चला जाएगा सेकंड डोज के लिए। और ये कवर करना बहुत जरूरी है। सेकंड डोज का जो गैप है फर्स्ट डोज और सेकंड डोज का। जी चलिए अरुण जी, हम वापस जुड़ेंगे आपके साथ चर्चा में। अभी आप जुड़े रहे हमारे साथ। वक्त अभी ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि किस तरह से सरकारें अब अपने राजनीतिक मतभेदों को भुला करके, राजनीतिक दलीय भेदभाव को परे रख करके वैक्सीनेशन के काम में जुटे, लोगों की सेहत बनाने में जुटे। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, कहीं नहीं जाएगा, बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। सर्दी भगाने का नुस्खा नंबर 32। अपनी बीवी के सुंदर हाथों से तीखी मिर्ची का लेप लगवाएं। आप ये सब कर सकते हैं या पहन सकते हैं लक्स स्कॉट्सवुल। लक्स स्कॉट्सवुल आपके आसपास की सर्दी को दूर भगा देता है। लक्स स्कॉट्सवुल, सर्दी भगाने का सही नुस्खा। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। विश्व प्रसिद्ध न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार पत्रिका नागरिकों के विचार से स्थानीय खबरों को सबसे ज्यादा छापने और वितरित करने वाला अखबार है। स्पष्ट सटीक खबरों के लिए सिर्फ पत्रिका। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। चर्चा हम कर रहे हैं सेहत से जुड़े अहम मसले की, जिसमें कोरोना के ओमिक्रॉन संक्रमण का दबे पांव जो है वो बढ़ा था हमारे देश में और धीरे धीरे कई राज्यों में प्रसार करने की गति की ओर। हालांकि बार बार हम कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन संभलने की जरूरत है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, मनीष जैन जी। मनीष जी, आपसे समझना चाहेंगे कि एक व्यक्ति टीका लगा चुका, पहला दूसरा डोज हो चुका उसके, और उसके बाद वो कोरोना से संक्रमित भी हो चुका, उसको ज्यादा सुरक्षित मानेंगे या केवल 2 टीके लगाने वाले को सुरक्षित मानेंगे? कोई नया उनमें पावर तो नहीं आ जाता संक्रमित होने के बाद? देखिए, एंटीबॉडी लेवल की जब हम बात करते हैं कि हम एक एंटीबॉडी लेवल बन गया शरीर के अंदर, ये दोनों तरह से आ सकता है। वैक्सीनेशन से भी आ सकता है और बीमारी के बाद भी आ सकता है। जी। और ये तो अभी क्यों, ये बीमारी फर्स्ट टाइम ही आई थी वर्ल्ड में हमारे सामने, साइंटिस्टों के सामने, कि इसको हम कैसे असेसमेंट करें इसका कि विच एंटीबॉडी इज बेटर ड्यू टू वैक्सीनेशन और ड्यू टू इन्फेक्शन। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मनीष जी कि
आमतौर पे लोगों की धारणा होती है कि हम तो वैक्सीनेट हो गए और हम सुरक्षित हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो हम सब लोगों ने कही, सब मेहमानों ने कही, कि स्वाभाविक रूप से हम लोग लापरवाह हो जाते हैं जब हमें लगता है कि कोई चीज विदा हो गई है। डर जब खत्म हो जाता है तो लोग निश्चिंत हो जाते हैं। उस डर को बनाए रखने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? डर को बनाए रखने के लिए सबसे पहली चीज तो हमको स्वयं को समझना होगा कि ये डर नहीं है, दूसरों के लिए हम उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे रिलेटिव्स भी हैं, फ्रेंड्स भी है। हो सकता है हमारे जो एंटीबॉडी लेवल अच्छा हो, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो, लेकिन हम उसको इन्फेक्शन दे देंगे तो उसकी इम्यूनिटी का हमें नहीं पता ना। कि हमारे सामने जो बैठे हैं, कोई वृद्ध आदमी है, कोई इन्फेक्शन, कोई बीमार है, किसी को कैंसर है, या किसी को ऐसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज़ है जिसे हमें पता ही नहीं है, कोई किडनी ट्रांसप्लांट करा कर आया है, तो हमको ये सोचने की ज़रूरत है वहाँ पे कि कोई सामने जो हमारा रिलेटिव ही, हमारा फ्रेंड भी है, तो हम इसको इसलिए प्रोटेक्शन रखना बहुत ही ज़रूरी है। सावधानी इसलिए ज़रूरी है इसमें कि वैक्सीनेशन के बाद भी, इन्फेक्शन होने के बाद भी, भले ही आपकी एंटीबॉडी लेवल बहुत अच्छी डेवलप हो रखी हो, लेकिन इसलिए इसमें, क्योंकि आपको पता है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बहुत तेज़ी से फैलता है ये जी, तो हम स्प्रेडर का काम कर रहे हैं। हम तो यहाँ पे बार बार ये चीज़ जरूर आनी चाहिए कि हम स्प्रेडर हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है हम ठीक हो, लेकिन हमें दूसरों का भी सोचना चाहिए। यानी सावधानी मनीष जी सबको रखना पड़ेगा। हम जानबूझ के आपसे आज बात इसलिए कर रहे हैं ज्यादा, क्योंकि विषय आपसे जुड़ा हुआ ज्यादा है, और हम दूसरे मेहमानों से माफी चाहेंगे अगर उनको वक्त कम मिल रहा हो तो। शैलेंद्र जी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र जी, बेल्जियम, स्पेन, जर्मनी, पुर्तगाल, यूके, तमाम देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अपनी पाबंदियां लगा दी है। किसी ने सिनेमा थिएटर बंद कर दिए, किसी ने आउटडोर एंट्रीज बंद कर दी, किसी ने जो है ये कंपलसरी कर दिया कि विदाउट जो है आप मास्क के बाहर निकल ही नहीं सकते। और किसी देश ने, मैं उदाहरण दूंगा आपको पुर्तगाल का, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम को कंपलसरी कर दिया अपने देश के अंदर। ये तमाम चीजें ऐसी है जो डर पैदा करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई भय पैदा हो रहा हो। हम लोग बार बार कह रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं राजस्थान में भी, कि पब्लिक को ये कहना पड़ेगा एक दूसरे को कि आप टोकिए मास्क को लेकर के। लेकिन जब जनता अपने प्रतिनिधियों को देखती है तब उसको लगता है कि इन्होंने नहीं लगा रखा तो मैं क्यों लगाऊं। इसको कैसे समझाएंगे हम लोगों को? देखिए, ये तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी लीडर की होती है, बिल्कुल, कि वो लोगों को समझाए, क्योंकि लीडर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और इसके लिए अभी मैं आपको कहूं कि 2 दिन पहले जयपुर में एक बड़ी रैली हुई थी जिसमें एक ही मंच पर सभी दलों के लोग आए थे। तो वैक्सीन और इस महामारी से लड़ने के लिए भी इसी तरह के मंच की जरूरत है, और इसके लिए समाज को भी आगे आना पड़ेगा। समाज रैली या दूसरी चीजों और उसमें के साथ साथ इस तरह के कार्यों में जब आगे आएंगे तो निश्चित तौर पर हम इस महामारी को भी, जैसे हमने 2 दौर की लड़ाई लड़ी है, इस तीसरे दौर को भी हम जीत जाएंगे। लेकिन यदि हम एक मंच पर एक साथ नहीं आए, एक दूसरे पर ब्लेमिंग करते रहे, तो निश्चित तौर पर हम इस लड़ाई में हार जाएंगे। अरुण जी के पास आऊंगा। अरुण जी, हम बार बार इस बात का जिक्र इस मंच पे कर चुके हैं, इस चर्चा में, डिबेट में कई बार इस विषय को उठा चुके हैं कि राजनीतिक दल जब वोट मांगने के लिए घर घर जाके पोलिंग पर्चियां बांट लेते हैं, वोटिंग पर्चियां बांट लेते हैं, तो वो ये पता करने का काम अपने कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं देते कि वो ये जानकारी कम से कम लें कि कौन आदमी बिना वैक्सीनेशन के रह गया है। ये क्यों नहीं करते राजनीतिक दल? जैसा कहा कि सब तमाम दलों को आगे आना चाहिए, क्या कोई एजेंडा कांग्रेस पार्टी ऐसा रखती है कि वो इस तरह का काम करेगी? जहां तक मेरा तजुर्बा है, दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस की पार्टियों में एक साइजेबल नंबर है, उन्होंने प्रेरणा दे दे के लोगों को घर घर जाके वैक्सीनेशन के कैंप लगवाए हैं। कई कार्यकर्ताओं ने स्पेशल कैंप लगवाते हैं अपने अपने इलाके में, और ऐसा नहीं है कि वो कट के रहे हो इस बीमारी से। नहीं अरुण जी, मेरा सवाल दूसरा है। मैं सवाल ये कर रहा हूं कि वो तो लगा दिया आपने कैंप, लेकिन फिर भी बच गए ना लोग। तो जो बच गए, या तो वो जानबूझ के नहीं लगा रहे, उनको तो लॉक करिए जाकर के, उनको तो पता करिए कि भाई क्यों नहीं लगा रहे, उनको समझाने का काम करें। अगर वो ओल्ड एज है तो उनके घर तक पहुंचाने के प्रयास करें, क्योंकि सरकार तो अब कह रही है कि 10 से ज्यादा दावेदार होंगे तो हम स्पॉट पे पहुंचेंगे। तो ये चीजें क्यों नहीं करते फिर? नहीं, ये देखिए हरीश जी, चल रहा है, ये लगातार चल रहा है। शायद आपने इसका संज्ञान नहीं लिया है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको घर पे भी वैक्सीन देने का काम हो रहा है। मैंने बताया ना, तमाम समाज, महेश्वरी समाज, अग्रवाल समाज, ये अपने लेवल पे भी कैंप। अरुण जी, वो मैं कह रहा हूँ, जो होता है वो दिखता होना चाहिए ना। फिर जो मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं, मुख्यमंत्री तो उल्टा कहते हैं कि जो होता है दिखता नहीं है, दिखता है वो होता नहीं है।
वो तो राजनीतिक बयान है उनका, लेकिन सवाल ये है कि जो भी राजनीतिक दल कर रहे हैं, मैं आप पे आक्षेप नहीं कर रहा, अगर कांग्रेस पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है तो उनको जो काम कर रहे हैं वो दिखना भी चाहिए। शैलेंद्र जी आपके पास आऊंगा, कुछ सवाल आप कर रहे थे अरुण जी। मैं ये जो अभी अरुण जी कह रहे थे कि विभिन्न समाजों ने शिविर लगवाए और लोगों को प्रेरित किया, उस शिविर के कारण बहुत सारे लोगों को परेशानी भी हुई, क्योंकि जो उस समय डिस्पेंसरी में जा रहा था या अस्पताल में जा रहा था तो वहां उसको वैक्सीन नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसको कहा जाता था कि साहब वो तो शिविर में चली गई। तो हमको भी ये देखना चाहिए कि शिविर में हम लगवा रहे हैं, सरकार ने उसमें ऑन कॉस्ट भी वैक्सीन रखी थी, तो इन समाजों को या इस तरह के राजनीतिक दलों को ये करना चाहिए कि कुछ वैक्सीन वो अपने फंड से खरीद करके भी दे सकते हैं, तो लोगों को एक्स्ट्रा वैक्सीनेटेड कर सकते हैं। क्योंकि अभी हुआ ये कि सरकार के पास जो वैक्सीन आ रही थी वही शिविर में जा रही थी, और जो बेचारा अपनी बारी के लिए इंतजार कर रहा था कि मैं डिस्पेंसरी में अस्पताल में वैक्सीन आएगी तो मैं लगवाऊंगा, वहां से वो खाली हाथ लौट रहा था। और ये भी आरोप लगे शैलेंद्र जी उस दौर में कि राजनीतिक दलों ने, जो राजनीतिक दल के नेताओं ने जो कैंप लगाए, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ऑब्लाइज किया उसके अंदर। हालांकि वैक्सीनेशन जैसे काम में राजनीति नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब फिर मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर साहब ये कहा जा रहा है कि जो कॉमन जो डेल्टा वेरिएंट था पहले, वो तो केवल आमतौर पे एक घर परिवार में संक्रमण कर देता था कि एक संक्रमित हो गया तो हो सकता है कि परिवार के अन्य सदस्य भी हो जाएं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन का, ये अगर एक परिवार संक्रमित हो गया तो पूरे मोहल्ले को संक्रमित कर सकता है, ऐसा कहते हैं। थोड़ा प्रकाश डालें हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि क्यों ये वेरिएंट है वो खतरनाक हो सकता है। प्रसार की दृष्टि से हो सकता है कि वो आपकी सेहत की दृष्टि से ज्यादा खतरनाक नहीं हो, दोनों चीजें समझाएं। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है जिसका भी इन्फेक्शन जो काफ़ी तेज़ी से फैलता है जी, और जो उसकी सीवियरिटी, डिजीज़ की बीमारी की सीवियरिटी वो एज़ कम्पेयर टू जो डेल्टा हमने वेरिएंट देखा उससे कम है। जैसे कि फीवर आना या गले में खड़खड़ाहट होना, गले में इरिटेशन, थकान, लूज मोशन, सांस में दिक्कत, ये एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस इन्फेक्शन, मतलब प्रीवियस वेरिएंट थोड़ा कम है इसमें। तो इसको सोच के हम थोड़ा संतोष ले सकते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन इन्फेक्शन तो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि इसकी जो वायरस होता है, वायरस का फैलने का जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि ये ड्रॉपलेट से फैलता है। सांस ली, सांस छोड़ी, हमने छींक लिया, हमने ड्रॉपलेट्स या टच किया कांटेक्ट से, तो इसका फैलने का तरीका तो सर सेम वही है जैसे। तो क्या डॉक्टर साहब आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भीड़ में है और मास्क के साथ है तो भी थोड़ा सुरक्षित रह सकता है, कुछ है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, मास्क तो सबसे ज्यादा हमारा जो वेपन मास्क ही है जी। वैक्सीन तो थोड़ा बाद में आया था, पहले तो हमने मास्क स्टार्ट ही किया था कि मास्क को हम जब लगाएंगे तो ना तो हम उसको, हमारा जो ड्रॉपलेट है वो दूसरे पेशेंट के पर्सन के सामने जाएगा, या उसका जो ड्रॉपलेट है वो हमारे पास कम आएगा। और हाथों को प्रोटेक्शन के लिए हमने जो सैनिटाइजर का यूज किया था, ये हैंड वॉश करो सिंपल साबुन से, सोप से या लिक्विड सोप से। तो हमारी जो दो चार जो हमने चीजें डिसाइड की थी, हमारी गवर्नमेंट ने सर्कुलर जारी किए थे, तो हमको डॉक्टर्स ने जैसे बताया था, साइंटिस्ट ने बताया था, हम सबको हमको फॉलो करना ही चाहिए। मास्क तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मास्क को हमको बिल्कुल अच्छे से यूज करना चाहिए। हमारा एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी जो आरोग्य सेतु ऐप जो बनाया था भारत सरकार ने, उस ऐप में प्रोविजन था फर्स्ट डोज सेकंड डोज का जो भी था। अब मान लो बूस्टर डोज की बात आती है तो जो कोविन ऐप है उसमें किस तरह का बदलाव करना पड़ेगा, क्या जरूरत महसूस होगी? बिल्कुल, बूस्टर डोज के लिए हमको कोविन ऐप में बदलाव करना पड़ेगा। फर्स्ट डोज सेकंड डोज साथ में बूस्टर डोज जी, क्योंकि अभी नए सर्कुलर अगर आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से तो उसमें बूस्टर डोज भी कंपलसरी हो जाएगी, क्योंकि हम मानते हैं एंटीबॉडी लेवल धीरे धीरे टाइम के साथ कम हो जाएगा। किसी भी बीमारी में ऐसा होता ही है। तो कोविड का हमने स्टार्टिंग में साइंटिस्ट ने हमने जो निष्कर्ष निकाला था कि 6 मंथ तक, 6 महीने अप्रोक्सीमेट इसका एंटीबॉडी लेवल डेवलप रह सकता है, और उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है ये। तो मतलब हम वापस उसके इन्फेक्शन के लिए हम प्रोन हो गए, इन्फेक्शन हमको फिर फैल सकता है, तो उसको रोकने के लिए बूस्टर डोज जरूरी है। उसकी भी ट्रायल्स हुई है और कुछ कंट्रीज में तो लगने भी स्टार्ट हो गया है, और जैसे हमारे इंडिया में ट्रायल्स हुई है इसकी और हो भी रही है, कुछ दूसरे सेंटर्स को हो रही है बूस्टर डोज की। मेरे पास भी बहुत पेशेंट्स के फोन आते हैं कि सर हमने 2 डोज ले लिया, बूस्टर डोज ले लेके आ, तो बूस्टर डोज में यानी अभी व्यक्तिगत स्तर पे कोई बूस्टर डोज नहीं ले सकता सर। उसका रोल इसलिए नहीं रहेगा कि एक तो अनऑफिशियली कैसे लेगा, क्योंकि उसका हमारे वैक्सीन तो बड़ी लिमिटेड है कि हर पेशेंट को हमें। अच्छा, ये भी समझना कि बूस्टर डोज वही डोज है जो ऑलरेडी 2 डोज ले चुका, बिल्कुल उसी का तीसरा डोज है, मतलब तीसरा डोज रहेगा, सेम वैक्सीन रहेगा, और उसमें बस ये कि उसका एंटीबॉडी लेवल और स्ट्रांग हो जाएगा, वो अगेन फिर वापस वो अगले 6 मंथ या 1 ईयर के लिए जो भी
एज वेरी टू पेशेंट। आशीष जी के पास आऊंगा। आशीष जी, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं बार बार कि आज नहीं तो कल बूस्टर डोज की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि 6 महीने के बाद उसका जो अपेक्षाकृत जो प्रेशर है, आपका जो फायदा देने वाली जो प्रवृत्ति है किसी भी वैक्सीन की, वो कम हो जाती है। आपकी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है वैक्सीनेशन के लिए, तो फिर किस बात की फिक्र? फिर तो बांटिए ना, आप लोगों को दीजिए ना। तीसरे डोज के लिए मेरे ख्याल से काफी पैसे बचेंगे। विपक्षी दल भी कहते हैं कि जब इतना प्रोविजन सरकार ने किया हुआ है तो फिर थर्ड डोज के बारे में जो भी पॉलिसी डिसीजन लेना है, वो आपने कहा ही है कि डिसीजन होगा, लेकिन वो जल्दी क्यों नहीं किया जाता? हरीश जी, पहले भी ये पॉइंट चर्चा में आया था। देखिए हरीश जी, मैंने कहा ना कि राजनीतिक कारणों से ये निर्णय नहीं होंगे जी। जिस दिन हमारे हेल्थ एक्सपर्ट कह देंगे कि अब देश के लिए उपयुक्त समय आ गया कि हमको बूस्टर डोज की आवश्यकता है, सरकार के पास वैक्सीन भी पर्याप्त है, वैक्सीन लगाने का इंफ्रास्ट्रक्चर भी पर्याप्त है, तो मुझे लगता है ऐसी कोई दिक्कत है नहीं कि सरकार इसको अगर निर्णय करती है तो उसको लागू नहीं कर पाएगी। बात लागू करने की नहीं है, बात यह है कि हमको ये पहले तो साइंटिस्टों को इस निर्णय पे पहुंचना है कि क्या ये समय उपयुक्त आ गया है या नहीं आया है। जी चलिए आशीष जी, मैं शैलेंद्र जी आपके पास आऊंगा। इसके पहले कि मैं आपके पास आऊं, वक्त अभी ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हम चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर में ओमिक्रॉन संक्रमण से जो संक्रमित हो रहे हैं लोग, वो भी क्यों अपनी बीमारी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। और लगातार इस बात की हम चर्चा भी करते रहे हैं कि जब भी आप बाहर निकलें, मास्क लगा के निकलें, आप जो है सावधान रहें, सरकारों के भरोसे नहीं रहें, क्योंकि सरकारें केवल कानून कायदे बना के चुप हो जाती हैं। उसके बाद आपको चिंता करनी है, अपनी सेहत की चिंता आपको करनी है। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। सर्दी भगाने का नुस्खा नंबर 27। इनसे गर्म तेल का मसाज करवाएं। आप ये सब कर सकते हैं या पहन सकते हैं लक्स कॉटसूल। लक्स कॉटसूल आपके आसपास की सर्दी को दूर भगा देता है। लक्स कॉटसूल, सर्दी भगाने का सही नुस्खा। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मैं अपनी फेवरेट हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा है चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। चोरी चोरी चुपके दिल में उतरे, स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। चर्चा हम कर रहे हैं कोरोना के नए वेरिएंट की और उसके प्रसार के खतरे की। शैलेंद्र जी, मैं आपके पास था, मैं आपको 2 उदाहरण बताता हूं कि लापरवाह हमारी सरकारें नहीं है, लापरवाह हम लोग भी हैं जी। एक ओमिक्रॉन संक्रमित बॉम्बे से आया पाली, और पाली में सूचना मिली राजस्थान सरकार को कि बॉम्बे का एक संक्रमित है, वो पाली पहुंच चुका है। पाली वाले से संपर्क किया गया, उसने कहा मैं तो वापस बॉम्बे आ गया, जबकि वो व्यक्ति पाली में ही था। पहला केस। दूसरा केस अभी अजमेर का है ताजा, जिसमें उसने बताया भी नहीं कि मैं संक्रमित हो गया हूं, और उसके बाद वो घूमता रहा इधर उधर। वो तो गनीमत है कि सरकार ने उसको समय रहते, सरकारी सिस्टम ने, चिकित्सकों ने उसको समय रहते पकड़ लिया। लेकिन जब हम लापरवाह हो रहे हैं तो फिर सरकार को दोष क्यों दे? ये भी तो एक चिंता है ना कि लोग जब खुद संक्रमित हो रहे हैं तो वो उस प्रसार के खतरे को भांप क्यों नहीं रहे? ये बहुत बड़ा खतरा है जी। जो जयपुर में पहला ओमिक्रॉन का पेशेंट आया था,
वो 10 दिन तक ऐसे ही शादियों में घूमता रहा, इधर उधर सब जगह जाता रहा और उसने करीब 500 लोगों से मुलाकात की। 500 में से शायद प्रशासन अभी तक उन 500 तक पहुंच भी नहीं पाया, नहीं पहुंच पाया, बिल्कुल। और वो व्यक्ति यही कहता रहा कि नहीं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ। वो तो गनीमत हो कि जो दूसरे लोग संक्रमित हुए उनसे पता लगा कि वो संक्रमित कैसे हुए। तो और दूसरा आपने एक उदाहरण देखा ही था कि राजस्थान से एक व्यक्ति दंपत्ति था, अमेरिका गया, उसके दोनों बच्चे संक्रमित थे, वो पूरा सफर कर लिया, उनके बारे में पता नहीं। तो ये लोगों को खुद को जागरूक होना पड़ेगा कि भाई हम इस चीज को अपने लिए नहीं दूसरों को बचाने के लिए करें। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो तो हमेशा दूसरों के प्रति चिंता जाहिर करने की रही है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब मैं आपके पास आऊंगा, एक सवाल और जिज्ञासा है जो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी जाननी चाहिए। बात बार बार ये हो रही है कि बूस्टर डोज लगना चाहिए कम से कम उन लोगों को तो जो 60+ हैं और जो भिन्न भिन्न तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं। अब एक सवाल ये है कि मान लीजिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन नहीं आ रही तीसरे डोज को लेकर के, और कोई व्यक्ति 2 डोज लगाने के बाद अपने स्तर पे तीसरा डोज लगा लेता है, तो उसकी स्थिति क्या होगी? क्या वो लगा सकता है? और अगर नहीं लगा सकता तो उसकी रीजन क्या हो सकता है? सर देखिए, वो बूस्टर डोज लगा तो सकता है, लेकिन उसका प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये आएगा कि जिस सेंटर पे बूस्टर डोज लगवाने जाते हैं वो कोई व्यक्ति जाता है तो वो डॉक्यूमेंट कैसे होगा? क्योंकि वहाँ पे उस सेंटर को तो पूरा डॉक्यूमेंट करना है ना हमको, कि हमको फॉर एग्जांपल हमको 20 वायल, यानी जिसके पास भी जो वॉयल है अभी मौजूद उसको दिखाना पड़ेगा कि उसने कहाँ लगाया। बिल्कुल डॉक्यूमेंट करना पड़ता है इसमें कि फर्स्ट डोज इसको लगी, सेकंड डोज इसको लगी, इवन उनके आधार कार्ड भी लिए जाते हैं, तभी वो सर्टिफिकेट रिलीज होता है वो। तो अब वो बूस्टर डोज लगती है तो वो किसी दूसरे व्यक्ति की लगी है एक तरह से, वो जिसको किसी को फर्स्ट या सेकंड डोज लगनी थी उनको बूस्टर डोज लग रही है, उसका कहीं डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड भी नहीं रहेगा उनको। जी शैलेंद्र जी कोई सवाल और आपसे करना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब इसमें एक आपने देखा होगा कि पहले एक चीज आ रही थी कि बाइल आपने खोल ली है, उसकी भी एक टाइम लिमिट होती है कि इतने टाइम तक ही सही रहेगी। सरकारी में तो हो सकता है कि वो नहीं लगे, लेकिन प्राइवेट में जाता हूं और प्राइवेट वाला चिकित्सालय ये देखता है कि नहीं ये मेरी बाइल खराब हो जाएगी और मेरे पास ये आ गया है तो मैं इसको लगा दूं, भले ही मैं डॉक्यूमेंट्स में नहीं दिखाऊं, तो उसको कौन रोकेगा? नहीं सर, ऐसा 1-2 जगह हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि उसको 4 to 6 आवर में वो बाइल यूज करनी होती थी उसके अंदर, और उसका सर्टिफिकेट रिलीज होना, मैसेजेस आना, तो वो सब डॉक्यूमेंट, क्योंकि नहीं, पर जो सवाल शैलेंद्र जी ने किया डॉक्टर साहब वो ये क्या है कि मान लीजिए वो इस आशंका में कि मैं नहीं लगाऊंगा तो खराब हो जाएगी और अपने परिचित के ही लगा देता है जिसने 2 डोज लगा रखी है, तो क्या वो ऐसा कर लेगा? क्या देखिए अनऑफिशियली तो कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए और आई थिंक किया भी नहीं होगा, क्योंकि उसके जो डॉक्यूमेंट जो फॉर एग्जांपल 10 वायल्स यूज की उन्होंने और 3-4 वैक्सीन बच गई, तो उनको उसमें एक साइट पे जाके दिखाना पड़ता था कि 3 वायल हमारी 3 डोज वेस्ट हुई है। तभी तो गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के सर्कुलर आए थे कि आप ऐसे पेशेंट को सेट करें, ऐसे वॉलंटियर सेट करें कि आपको वो एक बल्क आ जाए आपके पास, कि आपके उतनी वायल ओपन करें, और क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पता कितनी वेस्टेज। मैं चारों मेहमानों से फाइनल कमेंट्स और लेना चाहूंगा, 1-1 मिनट में अपनी बात कहें चारों मेहमान, और ये हम आपसे सुझाव चाहते हैं कंक्लूजन के रूप में कि मास्क अनिवार्य आपने कर दिया लेकिन मास्क लोग लगा नहीं रहे, अब आप वैक्सीनेशन अनिवार्य करोगे, लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे, क्या निकले उसका समाधान कि इन दोनों चीजों के दोनों मोर्चों पे हम जो जनता के लोग हैं, हम जो पब्लिक है, जो जिन पर सबसे ज्यादा मार पड़ने वाली है, उनको किस तरह से बचाया जा सके? अरुण जी क्या कहेंगे? देखिए हरीश जी, हम तब तक चैन से नहीं बैठ सकते हैं जब तक कहीं भी एक असुरक्षित आदमी मौजूद है दुनिया भर में। किसी एक पर्टिकुलर देश में अगर फैल रहा है तो आप निश्चिंत नहीं रह सकते कि कल यहाँ नहीं आएगा। हाँ, बिल्कुल, ये सेकंड डोज में पूरी दुनिया में फैल गया था और हम काफी आराम में आ गए थे, घोषणा भी कर दी गई, विजय प्राप्त कर ली। जी आशीष जी आपकी राय जानना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए हरीश जी, अभी बीमारी गई नहीं है, तो हमको सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है, और जो भी सरकार है उसको नाइट कर्फ्यू से लेकर के जो सोशल गैदरिंग है, पॉलिटिकल गैदरिंग है, इस पर जो है रेस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए। यानी अब सरकारों को जनता को जागरूक करने के अभियान का नाटक छोड़ना पड़ेगा, आपका ये कहना है ना? जनता भी तो जागरूक हो, उसको कौन जागरूक करेगा? नहीं, बात जनता जागरूक नहीं। देखिए हरीश जी, मैं आपने कहा था कि हमको राजनीतिक बहस नहीं करनी है, लेकिन हमको आज पता पड़ता है कि राजस्थान में तो नाइट कर्फ्यू हटा ही नहीं था। इसका मतलब हम जो रोज घूम रहे थे 11 बजे बाद, इसका मतलब हम सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आम विषय आपने उठाया है। शैलेंद्र जी
अब आपको क्या लगता है कि सरकार क्या कोई सख्ती करने वाली है, क्या कोई कदम उठाएगी? जी, सरकार तो संकेत दे रही है कि सख्ती करने वाली है, लेकिन मेरा एक और सुझाव है जो सरकार कर सकती है। हमने जिस तरह से पोलियो को हराया, घर घर जाकर के वैक्सीन दी, लोगों को ड्रॉप्स पिलाई, इसी तरह से सरकार को ये करना चाहिए कि लोगों के घर घर तक वैक्सीन पहुंचाए, वो केवल बूथ तक ही नहीं रुके। वही मुद्दा हमने उठाया ना कि भाई पोलिंग पार्टी के लोग, राजनीतिक दलों के लोग वो क्यों नहीं जाते, जब वो हर पोलिंग स्टेशन पे जाकर वैक्सीन भी घर घर लगाई जा सकती है। बिल्कुल, यानी तमाम चीजें ऐसी है। डॉक्टर साहब, फाइनल कमेंट्स आपसे लेंगे, क्या करना चाहिए? स्वयं अनुशासन बहुत जरूरी है, हमको समझने की जरूरत है हमको कि जब तक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी समाज में, ये इसको नॉर्मल खांसी जुकाम के लेवल पे लाना है हमको कोविड को। हमको ये सोचने की जरूरत है ओमिक्रॉन हमारे साथ चलेगी कुछ साल तक, हम ये मानते हैं इस बात को, लेकिन इतना माइल्ड हो जाए किसी को दिक्कत ना, नॉर्मल खांसी जुकाम जैसा स्वाइन फ्लू की बात करते हैं हम, नॉर्मल चल रहा है, वैक्सीन लेते हैं, दवाई लिख देते हैं, पेशेंट ठीक हो जाते हैं, ठीक वैसे ही ऐसा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए खुद का अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है, हमको दूसरों का मुंह नहीं ताकना चाहिए, हम सबको मिलकर एक साथ हर बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का। समस्या यही है कि हम लोग दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वो कानून कायदों का पालन करें, लेकिन जब हमारे ऊपर आती है उस बात की तो हम उस कानून कायदे को हवा में उड़ाते नजर आते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि उस कानून कायदे को नहीं माने, और तमाम विशेषज्ञ कहते हैं कि जो मास्क है वो आपका हथियार है आज की तारीख में, चाहे आप वैक्सीनेट हो चाहे नहीं हो। इसलिए हम भी आपसे आग्रह करते हैं कि ये मास्क जो है आपका हथियार है, और इस मास्क को आप लगाकर कम से कम भीड़ में रहें, तब मास्क लगाकर रहें। आज प्राइम टाइम में इतना ही, कल फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। सावधान, कहीं आप भी पेगासस के निशाने पर तो नहीं। भारत में पेगासस स्पाईवेयर काफी चर्चा में बना हुआ है। पेगासस के जरिए कई चर्चित हस्तियों के फोन की जासूसी करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन कुछ सावधानियां रखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका फोन हैक हुआ है या नहीं। कुछ ऐप फोन से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चुराने का काम करते हैं, तो कुछ फोन पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, जिसमें फोटो गैलरी, कॉल्स, मैसेज शामिल है।